अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू की। तो आज हम अपना CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। तो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 किया था, जिसके अंदर हमने इंटरनल स्कीमा और डाटा इंडिपेंडेंस देखे थे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम देखेंगे डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसमें हम यानी कि देखेंगे जो हमारी डेटाबेस की एप्लीकेशन होती है उनको किस तरह से बनाया जाता है, उसका हम प्रोसेस देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, इसमें उन्होंने सिर्फ ये बताया हुआ है कि जो हमारा डेटाबेस डिज़ाइन है और जो हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन डिज़ाइन है, ये दोनों जो हमारे टॉपिक हैं ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया हुआ कि हमारे इस जो कोर्स है उसका टाइटल क्या है, हम इस कोर्स के अंदर क्या करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस है वो जो उसके अंदर इंक्लूड है 3 स्टेज है, यानी कि उसके 3 स्टेप हैं डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट को करने के। सबसे पहला है हमारा डेटाबेस डिज़ाइन, उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और उसके बाद है लास्ट वाला इम्प्लीमेंटेशन। तो नेक्स्ट भी ये पैराग्राफ सारा आपने रीड कर लेना है, इसमें समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ डेटाबेस डिज़ाइन और डेटाबेस एप्लीकेशन डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में ही बताया गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस डिज़ाइन। अब हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है। डेटाबेस डिज़ाइन जो होता है वो एक मॉडल होता है पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड सिस्टम का, यानी कि ये हमारा पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड का एक सिस्टम है। तो हैंडआउट्स के अंदर भी उन्होंने ये कहा हुआ है कि दिस पार्ट ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारा डेटाबेस डिज़ाइन है ये डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यानी कि इसके अंदर उन्होंने हमें कहा हुआ है कि बिकॉज द डेटाबेस इज़ समथिंग दैट विल होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन डाटा। यानी कि जो हमारा डेटाबेस होता है उसके पास हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा पड़ा होता है, और अगर हम इसको सही से डिज़ाइन ना करें, इसके अंदर कोई गलती हो जाए तो फिर हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो करेक्ट नहीं आएगा। यानी कि हमारे रिज़ल्ट को ख़तरा होगा, उसको रिज़ल्ट गलत आने के चांसेस होंगे। तो उसके अलावा उन्होंने ये बताया हुआ कि अगर हमारे पास छोटा सा भी एरर हो डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर तो वो भी हमारे रिज़ल्ट को गलत कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके अंदर उन्होंने हमें यही बताया हुआ कि जो डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस है ये सेम चीज़ है जो हमने पीछे पढ़ी हुई है डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिलिमिनरी स्टडी। अब जो प्रिलिमिनरी स्टडी कहते हैं इब्तदाई मुताला, यानी कि अगर हमने कोई भी अपना प्रोग्राम या कोई अपनी एप्लीकेशन बनानी है तो उसके अंदर ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा। तो हमारे इस फर्स्ट स्टेप का मकसद ये होता है कि आप जिस सिस्टम को हम बनाने जा रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करें, उसको हम समझें कि हम क्या चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो यानी कि वो सिस्टम के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके फंक्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, उसके प्रोसेस का तरीका हो, और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि क्या हम ये सिस्टम डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हैंडआउट्स में भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट फेज ऑफ द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ द प्रिलिमिनरी स्टेज विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर स्टडी ऑफ द सिस्टम। यानी कि जो हमारी प्रिलिमिनरी स्टडी होती है ये प्रॉपर स्टडी हमारी होती है सिस्टम के बारे में। यानी कि सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं उसका हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस सिस्टम को हम किस तरह से बनाएंगे, इसके फंक्शन किस तरह से है, क्या हम ये सिस्टम बनाने के काबिल हैं। तो ये सारा कुछ हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम एक दफ़ा किसी सिस्टम बनाने के प्रोसेस को समझ लें, तो अगर हमें पता हो कि हम ये सिस्टम को बना सकते हैं, उसके बाद हम यूज़र से अपनी रिक्वायरमेंट लेते हैं कि भाई आपको किस तरह का सिस्टम चाहिए, आप सिस्टम से किस तरह की आउटपुट लेना चाहते हैं, किस तरह का आपको रिज़ल्ट चाहिए। तो यानी कि सिस्टम जो हमने बनाना है वो यूज़र से जो भी हमें उसके बारे में डाटा चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आएगा, तो ये हम यूज़र से गेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास डायग्राम है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस की। तो हमें इसके अंदर बताया गया कि कौन कौन से स्टेप हैं इसके।
तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो है वो प्रिलिमिनरी स्टडी है, उसकी यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में यानी कि सिस्टम के अंदर जो भी उसके हिस्से हैं, उसके फंक्शंस हैं, उसके प्रोसेस का तरीका है, इस सब की स्टडी करना, प्रॉपर स्टडी करना। उसके बाद है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी कि जो हमारा जब हमने उसकी स्टडी कर लिया अपने सिस्टम की, उसके बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट है यूज़र की हमने वो लेनी। उसके बाद है डेटाबेस डिज़ाइन, उसके बाद फिज़िकल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, और जो हमारा लास्ट पर है मेंटेनेंस, यानी कि जो हमने अपना सिस्टम बनाया है उसको मेंटेन किस तरह से किया जाए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डेटाबेस के ऊपर। जो हमारा डेटाबेस है, थर्ड स्टेज इन द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ द डेटाबेस डिज़ाइन। तो जो डेटाबेस डिज़ाइन है ये हमारी थर्ड स्टेज है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। डैट इज़ आर एट द टेक्निकल फेज ऑफ द प्रोसेस एंड नीड हैंडसम स्किल्स एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो ये हमारा हिस्सा एक टेक्निकल हिस्सा होता है, तो जिसके लिए हमें एक स्किल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ़िज़िकल डिज़ाइन। अब हमारे पास फ़िज़िकल डिज़ाइन क्या होता है? फ़िज़िकल डिज़ाइन हम उसे कहते हैं कि जो हमारा डिपेंड करता है पर्टिकुलर DBMS के ऊपर, जो कि हम चूज़ करते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो हम डेटाबेस के लिए करते हैं। यानी कि फ़िज़िकल डिज़ाइन दैट डिपेंड्स upon the particular DBMS that you choose for the implementation of your database। तो उसके बाद हैंडआउट्स में हमें ये उन्होंने बताया हुआ कि दिस इज़ द फेज वेयर वी ट्रांसफर आवर लॉजिकल डिज़ाइन इनटू अ फिजिकल डिज़ाइन बाय इम्प्लीमेंटिंग द डिज़ाइन डेटाबेस ऑन टू अ स्पेसिफिक DBMS, यानी कि ये हमारा वो हिस्सा है जिसमें हम अपने लॉजिकल डिज़ाइन को फिज़िकल डिज़ाइन के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लीमेंटिंग आ डेटाबेस ऑन अ स्पेसिफिक DBMS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग होती है डेटाबेस की वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ मेजर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन। अब हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन या डेटाबेस एप्लीकेशन डिज़ाइन के अंदर वो स्टेप है जिसके अंदर हम अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि वी राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन दिस स्टेज। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, यानी कि हमने एक सिस्टम था, हमने उसके बारे में प्रॉपर स्टडी कर ली, हमने उसके बारे में रिक्वायरमेंट ले ली, फिज़िकल डिज़ाइन उसका कर लिया, लॉजिकल डिज़ाइन कर लिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर ली, हमने उस पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने रेडी कर लिया। उसके बाद हमने यानी कि उसको मेंटेन किस तरह से करना है वो इसके अंदर आता है मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, यानी कि अगर हम वो हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा उसको किस तरह से मेंटेन करना है, उसको किस तरह से ठीक करना है, अगर इसके अंदर कोई चीज़ अपडेट करनी है किस तरह से करनी है, अगर इसमें कोई फ़ीचर ऐड करना है तो वो किस तरह से ऐड करना है, ये हमारा जो सारा कुछ है वो मेंटेनेंस के अंदर आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस अप्रोच टू। पहले हमें उन्होंने एक तरीका बताया था डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस का, अब उन्होंने इधर हमें एक सेकंड तरीका बताया हुआ है, सेकंड मेथड बताया हुआ है, जिसके अंदर यानी कि कुछ समझने के कुछ ज़्यादा अच्छे फीचर ऐड हैं। तो हम इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट, यानी कि यूज़र से एनालाइज लेना, यानी कि उससे जो यूज़र से डाटा हम गेट करते हैं। इन्होंने नीचे कहा दिस इज सेम स्टेप एज वी डिस्कस वाइल डिस्कसिंग द प्रीवियस डिज़ाइन प्रोसेस, यानी कि जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमने पिछले अपने टॉपिक में पढ़ा है वही सेम इधर यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअल मॉडल। नेक्स्ट स्टेज इन दिस प्रोसेस मॉडल इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल मॉडल और स्कीमा। तो जो हमारा सेकंड जो इसका स्टेप है वो है डेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअल मॉडल, यानी कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल को डेवलप करना। तो उसके बाद हमारे पास है मैप कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू लॉजिकल मॉडल, ये हमारी जो डेटाबेस एप्लीकेशन की थर्ड स्टेज है। तो थर्ड स्टेज है, इसके अंदर हम करते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है उसको हम डेवलप कर देते हैं लॉजिकल मॉडल के अंदर। थर्ड स्टेज इज द मैपिंग ऑफ द डेवलप कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू द लॉजिकल मॉडल ऑफ द डेटाबेस। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चूज़ DBMS, यानी कि हमने जब अपना ये मैप कर लिया कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू लॉजिकल मॉडल,
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चूज़ DBMS, यानी कि वहाँ से मैपिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल मॉडल हमने कर ली। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा DBMS सेलेक्ट करना है। वो आगे नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि अगेन वी रेफर द प्रीवियस मॉडल फॉर सेलेक्टिंग द DBMS एंड विल टेक केयर ऑफ ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ये हमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो हम अगर इस स्टेप पर आ जाएं तो हम इससे पिछले के पास वापस जा सकते हैं उससे पूछने के लिए कि हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये नीचे मज़ीद डायग्राम आएगी, मैं आपको उससे ये क्लियर करवा दूँगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट फिजिकल डिज़ाइन। इसमें हमें ये बताया गया कि जब हम अपना DBMS सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर जो हमारा लॉजिकल डिज़ाइन होता है ट्रांसफर हम उसको कर देते हैं फिजिकल डिज़ाइन के अंदर। तो इसके अलावा उन्होंने ये बताया हुआ कि जो हमारा ये डेवलपमेंट फिजिकल डिज़ाइन है ये इसके अंदर इंक्लूड होता है कंसीडरिंग मैनी अदर डिसीजन, यानी कि डाटा टाइप एलोकेशंस इंडेक्सेस टू बी क्रिएट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमारा डेवलपमेंट फिजिकल डिज़ाइन के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे इसकी डायग्राम है, तो इससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो डिज़ाइन स्टेज है, सबसे पहला हमारे पास है एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट, तो यानी कि यूज़र से डाटा लेना कि उसको किस तरह का रिजल्ट चाहिए, क्या चीज़ वो मांग रहा है हमसे, क्या आउटपुट चाहिए उसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअल मॉडल, यानी कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल को डेवलप करना। तो उसके बाद हमारे पास है मैप कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू लॉजिकल, यानी कि इसके बाद हमारी स्टेज है कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू लॉजिकल को हमने मैप करना है। उसके बाद है चूज़ DBMS, यानी कि हमने अपना DBMS चूज़ करना है। और जहाँ पे ये एरो पीछे की तरफ ये शो करवाया गया है, इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने इस स्टेप के ऊपर आ गए हैं यानी डेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअल मॉडल के ऊपर, तो हम इससे अपने वापस एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट के ऊपर जा सकते हैं, वो स्टेज के ऊपर वापस जा सकते हैं। यानी कि हम यूज़र से पूछ सकें कि आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए, किस तरह का रिजल्ट आपको चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट फिजिकल डिज़ाइन, उसके बाद है इम्प्लीमेंट सिस्टम, और उसके बाद टेस्ट सिस्टम है और ऑपरेशनल मेंटेनेंस। अब हम देखते हैं अपना इम्प्लीमेंट सिस्टम। इसमें भी उन्होंने यही कहा हुआ है कि हमने इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका पिछले टॉपिक में पढ़ा है, पिछले अपने पढ़ा टॉपिक में वही इसमें यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट सिस्टम। इसमें भी वही चीज़ आ जाती है कि अगर हमने अपना एक जो सिस्टम या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप किया है, तो उसको हमने चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। तो अगर इसमें कोई एरर है तो उसको हमने ठीक करना है। उसके बाद है ऑपरेशनल मेंटेनेंस, यानी कि जैसे हमने पिछले अपने टॉपिक में देखा था कि उसको मेंटेन करना, यानी कि उसके अंदर डाटा का अगर किसी चीज़ को रिमूव करना, किसी चीज़ को ऐड करना, कोई उसका फीचर उसमें ऐड करना है, उसके किसी हिस्से को अपडेट करना, वो सारा इसके अंदर आएगा। उसके बाद उन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि टूल्स यूज़ फॉर डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट, यानी कि जो टूल्स होते हैं हमारे यूज़ डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर। नीचे उन्होंने हमें कहा है वाई टूल्स आर यूज्ड, यानी कि हम टूल क्यों यूज़ करते हैं। हम टूल अब इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास एक होगा कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ले लें या कोई भी हमारा एक प्रोग्राम है, तो अगर हमारे पास उसका कोई टूल अवेलेबल नहीं होगा, तो हमारे पास तो डिफरेंट डिज़ाइनर होंगे, तो जो सब डिज़ाइनर होंगे वो अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक वो हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमें वो बना कर देंगे। तो इससे अगर हम एक ही हमने एप्लीकेशन बनवानी हो, वो डिफरेंट डिज़ाइनर को हम दें तो उनके पास कोई टूल ना अवेलेबल हो, तो फिर वो डिज़ाइनर अपने अपने सलाहियतों के मुताबिक वो हमें बना कर देंगे, तो जिससे हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हमारा जो सिस्टम है वो एरर देगा हमें, तो वो हमारे लिए मसला पैदा करेगा। तो इसलिए हमारे जो है टूल्स वो यूज़ करते हैं। इधर उन्होंने हैंडल्स में भी कहा हुआ है कि टूल आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द डिज़ाइन प्रोसेस इन स्टैंडर्ड वेज। इफ़ देयर इज़ नो स्टैंडर्ड टूल अवेलेबल फॉर डिज़ाइनिंग अ स्पेसिफिक सिस्टम देन एवरीवन विल हैव टू यूज़ इट्स ओन डिज़ाइन नोटेशन, यानी कि हमारे पास अगर टूल यूज़ ना हो तो फिर हर एक जो डिज़ाइनर है वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक उसको यूज़ करेगा और हमें वो प्रोग्राम बना कर दे देगा। तो लास्ट पर उन्होंने कहा होगा कि टूल्स कैन आल्सो हेल्प द डिज़ाइनर एंड द यूज़र टू म्यूचुअली एग्री ऑन अ स्पेसिफिक डिज़ाइन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं DFD के ऊपर। अब DFD हमारे पास क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम, द मोस्ट कॉमन टूल यूज फॉर डिज़ाइनिंग डाटाबेस सिस्टम इन डाटा फ्लो डायग्राम। जो हमारा DFD है डाटा फ्लो डायग्राम है,
ये हमारा एक कॉमन टूल है जो कि हमारा डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद नीचे है DFD शोज़ द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस ऑन अ स्पेसिफिक सिस्टम। और जो DFD होता है वो सिंपल होता है एंड हाइड कॉम्प्लेक्सिटीज़, यानी कि इसके अंदर हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, ये इजी होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ DFDs। दे डू नॉट प्रोवाइड अस अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसीजन पॉइंट, यानी कि जो हमें ये है ये फैसला लेने का कोई भी पॉइंट हमें ये फराम नहीं करते। उसके बाद है DFD आर फोकस्ड ऑन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली, यानी कि जो हमारा DFD है ये हमेशा हमारे इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होगा उसके ऊपर फोकस करवाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है डाटा फ्लो। नेक्स्ट हमारे पास है सिंबल्स यूज इन DFD, यानी कि जो हमारे DFD के अंदर सिंबल्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास। तो सबसे पहला हमारे पास है डाटा फ्लो। द पर्पज़ ऑफ द डाटा फ्लो इन अ DFD इज़ टू एक्सप्रेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू अदर, यानी कि जो हमारा डाटा फ्लो है ये इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ये उस चीज़ को शो करवाता है हमें। इसको नीचे उसकी डायग्राम भी दी गई है, सैम्बल भी उसका दिया गया है, ये उसका सैम्बल होता है एरो वाला। तो यानी कि अगर हमारी कोई भी एक इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो ये इसको शो करवाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डाटा स्टोर। अब डाटा स्टोर क्या है? डाटा स्टोर इज रेपोजिटरी फॉर द स्टोरेज ऑफ द डाटा। When in a system the data is to be permanently stored somewhere for future reference or use, the data store is used for this purpose, यानी कि अगर हमें कोई एक डाटा चाहिए अपने फ्यूचर यूज़ के लिए तो हम डाटा स्टोर को इस्तेमाल करते हुए उसको इसके अंदर स्टोर कर लेंगे, उसको हम ज़ख़ीरा कर लेंगे ताकि अगर जब हमें फ्यूचर में इसकी ज़रूरत महसूस हो तो हम इसको यहाँ से यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है इट इज़ एक्सप्रेस विद अ रेक्टेंगल ओपन ऑन राइट विड्थ एंड, यानी कि ये एक रेक्टेंगल से शो होता है जो कि ओपन होती है राइट साइड से, ये ओपन है राइट साइड से, एंड लेफ्ट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ड्रा विद डबल लाइंस, और जो इसकी लेफ्ट साइड होती है उसके अंदर ये दो लाइनें लगी होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसेस। जो हमारा प्रोसेस है ये हम किसे कहते हैं, ये हमारे DFD के अंदर कौन सा सिंबल यानी कि शो करता है। जो हमारा प्रोसेस है वो उस चीज़ को शो करता है कि जो हमारा डाटा है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एनी एक्टिविटी एनी प्रोसेस वेयर डाटा चेंज इट फॉर्म इज़ कॉल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट इसकी भी हमें उन्होंने सैम्बल दिया हुआ है, ये प्रोसेस के सैम्बल हैं, इसको सर्कल से भी कर सकते हैं और एक स्क्वायर बॉक्स से भी हम इसको शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है DFD प्रोसेस। अब DFD प्रोसेस क्या है? हमने जो ऊपर देखा है प्रोसेस वही है DFD प्रोसेस भी, लेकिन हम इसको नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन DFD प्रोसेस आर नंबर फॉर एक्सप्रेसिंग देयर एग्जिस्टेंस एट अ सर्टन लेवल इन द सिस्टम। तो नीचे इसके सैम्बल दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल एंटिटीज़। अब हमारे पास जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ है वो क्या होती हैं? जो हमारी एक्सटर्नल एंटिटीज़ है वो कहलाती हैं सोर्स ऑफ डाटा, यानी कि ये डाटा का सोर्स कहलाता है। दीज आर द एंटिटीज़ इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम इन एनी ऑफ टू डिफरेंट वेज। दे मे बी either receiving the data from the system or may be producing the data of the system to consume। नीचे ये उसका सैम्बल दिया हुआ है एक्सटर्नल एंटिटी का। उसके बाद हमारे पास है कोलेक्टर। कोलेक्टर हम किसे कहते हैं? इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ इसके सैम्बल से। यानी कि कोलेक्टर ये है, हमारा डिफरेंट जगह से डाटा आ रहा है, ये उसको कलेक्ट करके एक ही सिंबल में भेज देता है। यानी कि डाटा कम्स मल्टीपल प्लेस एंड ट्रांसफ़र डाटा इन सिंगल डायरेक्शन इज़ कॉल्ड, ये हमारा कहलाता है कलेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है सेपरेटर। सेपरेटर ऊपर वाले कलेक्टर के बिल्कुल उलट है, यानी कि उसमें डिफरेंट साइड से डाटा आ रहा था और एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा था।
इधर हमारा हमारा जो डाटा है वो सिंगल डायरेक्शन से आएगा और जो डिफरेंट साइड पर जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिंग सम ऑपरेटर। अब रिंग सम ऑपरेटर हमारा जो क्या होता है, रिंग सम ऑपरेटर हम उसे कहते हैं कि जब हमारा जो डाटा है वो मल्टीपल डायरेक्शन से ओनली वन डायरेक्शन की तरफ जाना हो, तो फिर हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंड ऑपरेटर। ऊपर हमने देखा रिंग सम ऑपरेटर, अब एंड ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, जब मल्टीपल डायरेक्शन से हमारा डाटा आए और जो मल्टीपल डायरेक्शन की तरफ वो फ्लो कर जाए, इसको हम ये इसके साथ शो करते हैं। ये इसका सिंबल है सेपरेटर का, सेपरेटर विद एंड ऑपरेटर। और ये हमारा एंड ऑपरेटर है। उसके बाद उन्होंने दिखाया हुआ सेपरेटर विद एंड ऑपरेटर। ऊपर इसी तरह हमारा रिंग ऑपरेटर था, उसके बाद था सेपरेटर विद रिंग ऑपरेटर। यानी कि इधर से हमारा डाटा आएगा डिफरेंट साइड से, और इधर ये जिस साइड को उसको भेजना हो उस साइड पे भेज देगा, और जो ये शो करवा देगा ये हमारा डाटा इस साइड पे है, इस डायरेक्शन में हमारा डाटा फ्लो करेगा। तो इसमें हमारा जो डाटा है वो डिफरेंट साइड में फ्लो करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ DFD, यानी कि हमारे पास जो डाटा फ्लो डायग्राम है उसकी कौन कौन सी टाइप है, कितनी टाइप है। तो जो हमारा डाटा फ्लो डायग्राम है उसकी हमारे पास 3 टाइप है। सबसे पहले है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, फिर लेवल 0 डायग्राम, फिर डिटेल डायग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या है। जो हमारी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है वो कंसिस्ट करती है सिंगल प्रोसेस, यानी कि दिस इज़ द लेवल ऑफ DFD विच प्रोवाइड द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल अबाउट द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। ये जो उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, यानी कि दे ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस एंड डिस्क्राइब द सिंगल सिस्टम। यानी कि ये हमारा जो है सिंगल प्रोसेस को शो करवाती है, सिंगल सिस्टम को शो करती है। उसके बाद है नेम ऑफ द CDFDs इज़ जनरली अननाउन फेज, यानी कि जो इसका नेम होता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का वो हमारा होता है नाउन फेज। उसके बाद नीचे एग्जांपल है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की, यानी कि उन्होंने हमें ऊपर बताया हुआ कि जो ये है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ये हमारे सिंगल सिस्टम को, सिंगल प्रोसेस को शो करता है। अब नीचे हमारा एक डायग्राम है, एक हमारा ये समझ लें कि सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, जो हमारा प्रोसेस सिस्टम है उसका नाम है परचेजिंग सिस्टम। तो इसके अंदर डिफरेंट साइड से डाटा फ्लो हो रहा है। इधर सप्लायर है, वो परचेजिंग सिस्टम को अपनी इनवॉइस भेजेगा। उसके बाद ये रिसीविंग डिपार्टमेंट है, वो कंफर्मेशन ऑफ रिसीव्ड करेगा। उसके बाद मटेरियल प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो हमारा जो है मटेरियल रिक्वायरमेंट को देगा जो परचेजिंग सिस्टम को। उसके बाद जो परचेजिंग सिस्टम है वो सप्लायर को ऑर्डर देगा और उसके बाद उसकी पेमेंट जनरेट करेगा। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक और एग्जांपल दी है कॉन्टेक्स्ट DFD डायग्राम की। तो इसके अंदर भी हमारा उसी तरह प्रोसेस सिस्टम है, जो हमारा वो एडमिशन सिस्टम है। उसके साथ डीन, फैकल्टी मेंबर, रजिस्ट्रार और स्टूडेंट ऐड है। ये सारे इधर से डाटा ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम। अब जो हमारी लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करती है होल सिस्टम। द लेवल 0 डायग्राम इन द DFD यूज टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द होल सिस्टम। तो बाकी इसका आपने सारा पैराग्राफ रीड कर लेना है, और इसकी आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारी लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम है इसको हम लेवल नोड डायग्राम भी कहते हैं। उसके बाद इसके जो स्टेप हैं, स्टेप इन क्रिएटिंग द लेवल 0 डायग्राम, लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम। तो इसके ये 4 स्टेप हैं, आपने इनको जस्ट रीड कर लेना एक दफ़ा। तो इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट को समझना है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 5। तो जो लेक्चर नंबर 6 है वो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।